स्वागत है आपका अदब चैनल में। जैसा कि एक वीडियो में मैं बता चुका हूं आप लोगों को ईफ कंडीशनल्स के बारे में, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें जो काम की मिली थी मुझे रेन मार्टिन में, उसे डिस्कस करेंगे और टीजीटी 2016 में जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कॉज और रीज़न। एडवर्ब क्लॉज किस चीज़ पर आधारित? कॉज या रीज़न पर आधारित। ऐसे जो क्लॉजेस होते हैं उसमें क्या यूज़ करते हैं हम? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं? जिनके होने से जो क्लॉज बनता है वो अपने आप में अधूरा रहता है उनकी एब्सेंस में, या यूँ कह लें कि डिपेंडेंट क्लॉज जो मिलता है हमें। एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग में बराबर का मामला होता है, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, है ना। लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग में एक डिपेंडेंट हो जाता है, एक इंडिपेंडेंट रहता है। पढ़ा होगा पहले। फिलहाल सेंटेंस पर फोकस होगा हमारा, पूरे पूरे सेंटेंस पर। इस तरह के सेंटेंसेस से क्या चीज़ें हमें सीखनी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कह रहा है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई एग्जाम में, सीधे सीधे आ सकते हैं कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ एग्जांपल में बिकॉज है, एज है, सिंस है, दैट है। क्लियर होगा। ये जहाँ लग जाते हैं ये कंजंक्शंस, वो डिपेंडेंट बना देते हैं कहीं ना कहीं उसको, क्लॉज को, ठीक है। लेकिन जो हों एंड करके जैसे होता है एक कंजंक्शन, तो वो एंड क्या करता है? वो पूरी तरह से जोड़ने का काम करता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में आता है वो। हाँ, तो सेंटेंस देखते हैं। बिकॉज आई लाइक यू आई शैल हेल्प यू। क्योंकि मुझे तुम पसंद हो इसलिए मैं तुम्हारी, या क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। आई शैल हेल्प यू। तो ये यहाँ पर वो भी आप फॉर्म देख रहे होंगे कैसे, एक जो है सिंपल प्रेजेंट में है, अगला जो है सिंपल फ्यूचर में है। हालांकि ये ठीक वैसा नहीं है जैसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आई डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू। I did not buy it because I did not like the look of it. He thinks because he is rich, he can buy justice. Since you are so clever, you will be able to explain this. Again, simple present, simple future. Again, since your father is not at home, I'll ask you to take the message. Simple present, simple future. Since you swear to serve me faithfully, I'll employ you. आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। तो यहाँ हमने दो बातें समझी। एक तो हमने समझा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में बिकॉज एज सिंस दैट का यूज़ किया जाता है और उस तरह से क्लॉजेस बनाए जाते हैं। और कहीं कहीं हमने ये भी जाना, उसका रिवीजन कर लिया कि कैसे समटाइम्स जो हिंदी में फ्यूचर जैसे लगते हैं, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे टाइप, तो यहाँ भी वो है कि एक सिंपल प्रेजेंट में बनता है, दूसरा सिंपल फ्यूचर में बनता है। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ में आएगा मैं बार बार इस पर फोकस क्यों कर रहा हूँ। इसके अलावा और क्या है? ही वॉज वेरी प्लीज्ड दैट यू हैव पास्ड as he was not there, I spoke to his brother. अच्छा, अब बात करें हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की, तो इसमें भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ होता है। कैसा होता है? इफ, वेदर, अनलेस, जो ज़्यादातर हमारा कंसर्न है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें मिलती हैं? इसमें कुछ काम की चीज़ें मिलेंगी हमको। एग्जाम्पल देखें। इफ आई लाइक इट आई शैल बाई इट, कम इफ यू विश टू, ठीक है। वो आई इफ वाला कंडीशन, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। इफ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम, एट होना चाहिए, वो मिसप्रिंट है। इफ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, you must go whether you hear from him or not. Whether the Raja gives him blows or money, he will speak the truth.
अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल, है ना? अगर तुम मेहनत नहीं करोगे जब तक पास नहीं होगे. आई शैंट पे इट अनलेस ही सेंड्स मी द बिल अगेन. देखिए बार बार वो सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर वाला आ रहा है. आई विल फॉरगिव यू ऑन कंडीशन दैट यू डू नॉट रिपीट द ऑफेंस. और क्या चीज़ है जो यहाँ ध्यान देने वाली है, जो जिससे पाला पड़ने वाला है हमारा? क्वेश्चंस उससे आते ही आते हैं उस टाइप से. कह रहा है समटाइम्स द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज ओमिटेड इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में कह रहा है कभी कभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ओमिट कर दिया जाता है, यानी उसका यूज नहीं करते, उसको गायब कर दिया जाता है. जैसे देखिए, had I not seen this with my own eyes I would not have believed it. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. या तो बोलो आप इफ आई हैड नॉट सीन दिस, इफ आई हैड नॉट सीन दिस बोलो आप. इफ लगाओ, आई लगाओ, हैड लगाओ, या इफ को गायब कर दो और हैड को पहले ला दो. अब ऐसा मत सोचना आप कि हैड अगर पहले आ जा रहा है तो ये तो क्वेश्चन वाला बनना चाहिए. जी नहीं, जैसे सिंपली बनता है ना, शी हैड लेफ्ट, हैड शी लेफ्ट, तो इंट्रोगेटिव बन जाता है. यहाँ वो बात नहीं है. यहाँ ईफ जो एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है उसका यूज़ न करके, उसको ओमिट करके हैड को पहले ला दिया जा रहा है. बात तो वही है. या तो आप बोलो इफ़ आई हैड नॉट सीन दिस विद माई ओन आइज, या तो आप बोलो हैड आई नॉट सीन दिस विद माई ओन आइज. बात समझ में आ रही है? और ये बिल्कुल याद रखना चाहिए, हैड से सेंटेंस शुरू होगा, ये वही वाला है, वही वाला क्लॉज है. हाँ, अगर मैंने नहीं देखा होता खुद की आंखों से तो मैं विश्वास नहीं करता. देख रहे हैं फॉर्म, हैड V3 का यूज़ किया और दूसरे में वुड नॉट हैव बिलीव्ड इट, वुड हैव प्लस V3 का यूज़ किया. ये फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं इफ कंडीशनल्स में. और कह रहा है हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड आई वुड फ्लाई अवे. अगेन इमेजिनेशन की बात आ गई. ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ जो यहाँ पर फिर से फोकस करने वाली है वो ये है, वर एन एंजल टू टेल मी सच अ थिंग ऑफ यू आई वुड नॉट बिलीव इट. वर एन एंजल, मैं बार बार बताता हूँ कि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वर का यूज़ किया जाता है, जो होता नहीं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ कभी कभी लॉजिक लगता है कि अरे आई के साथ तो वॉज लगना चाहिए, वर क्यों लग रहा है, एंजल के साथ वॉज लगना चाहिए, वर क्यों लग रहा है. तो वर WERE जो है यहाँ पर वो इमेजिनेशन शो करने वाला वर्ड है. काइंडली उसको वॉज वर में लेके कंफ्यूज ना हो. सबके साथ वर लगता है ऐसे कंडीशन में. याद रखें, वो चीज़ जो पास्ट में होने की संभावना हम दिखा पाते हैं, हमको लगता है ऐसा होता, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है. जैसे आप इंसान और आप कहें कि अगर मैं चिड़िया होता, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर वर का यूज़ करते हैं. बात समझ में आ रही है? वर एन एंजल टू टेल मी सच अ थिंग ऑफ यू आई वुड नॉट बिलीव इट. ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मुझे बातें करनी थी वो मैं कर चुका हूँ. अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं. देखिए, जिस पर मैं बार बार फोकस कर रहा था, क्या कह रहा है, चूज अ सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. तो सेंटेंस वही था, द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे. तो अब क्या किल का कौन सा फॉर्म होगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम भागने का प्रयास करोगे तो पुलिस तुम्हें मार देगी. भागने का प्रयास करोगे पुलिस मार देगी, यानी एक सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल फ्यूचर. तो अगर भागने का प्रयास करोगे, सिंपल प्रेजेंट, पुलिस मार देगी, सिंपल फ्यूचर, यानी इफ़ यू ट्राई टू रन अवे द पुलिस विल किल यू. बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से अब इसी को दो तरीका जो इसका हो सकता है, या तो इफ़ यू ट्राई टू रन अवे द पुलिस विल किल यू, या द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे. कुछ सोचने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है. बाकी एक ऑप्शन हमने देखा तक नहीं और हमने सही कर दिया इसे. ठीक है, अच्छा, 12th क्वेश्चन क्या है? कह रहा है आई
their situation be different. तो अब ऐसे में क्या समझ में क्या आ रहा है, ये ना कि अगर मैं वहाँ होता तो सिचुएशन अलग होती. Had I been there, had I been there, had I been there, क्लियर है. आई हैड बीन देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट होता ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि इससे कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल सिंपल लग रहा है सब. आई वॉज देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट, ये भी नहीं होगा. बात यही ना है. अगर सेंटेंस आप पढ़ोगे 12th नंबर क्वेश्चन, आई बी देयर सिचुएशन भी डिफरेंट, क्या मतलब है भाई ना कि अगर मैं वहाँ होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती. तो अगर मैं वहाँ होता तो इफ़ आई करके होना चाहिए. तो इफ़ ए और बी दोनों में से किसी में नहीं है. तीसरे में हैड से शुरू है, चौथे में हैड से शुरू है. इन्हीं दो में से एक होगा. अब कंफ्यूजन ये हो सकता है, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट होगा, हैड आई बीन देयर सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट होगा. क्या कंडीशन है बताया था मैंने, वुड हैव ही थ्री लगेगा, वुड हैव ही थ्री लगेगा ऐसे कंडीशन में. तो ये याद रखें. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, इसमें तीसरा सही हो जाएगा. कई सारे में टिक लगा हुआ है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है. अब देखें 13 क्वेश्चन आ गया ना, ये इमेजिनेशन वाला. इफ आई बी गॉड, पॉसिबल है क्या आप भगवान बन जाओ? तो आइवर होगा, सिंपल सी बात है. वॉज हैड बीन, क्यों हम देखें उस पर, क्यों फोकस करें, क्यों फोकस करें हम उस पर. अगर मैं ईश्वर होता, आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग, ये हर एक आम इंसान सोचता है कि अगर वो भगवान होता तो वो सारे दुख दर्द को ख़त्म कर देता. जबकि मुझे लगता है कि इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है. आप भगवान नहीं बनते, लेकिन पावर जैसे आपके हाथ में आती है ना, आप दूसरों के दुख का कारण बनना शुरू हो जाते हैं. इतना आसान नहीं है भगवान होना. खैर, तो इफ़ आई वर गॉड, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वर. इफ़ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग. बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है सुबह सुबह. तो यहाँ पर बी हो जाएगा. एकदम बिंदास होकर करिए क्वेश्चंस. अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बहुत कम समय में चीज़ों को हैंडल कर लेंगे. कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं आएगी उसमें. अब देखिए, ये सिंपल था. और क्या है यहाँ, विश अगेन आ गया. विश, मैं भी चाहता हूँ कि काश तुम सही होते. काश तुम सही होते. जैसे किसी ने कहा कि तुम मेरे कोई नहीं हो, तो सामने वाला कहता है काश ये सच होता. तो काश ये सच होता, ये काश वाला जो है ना, तो ऑब्वियस है अगेन, वो लग रहा है कि इनकम्प्लीट, समथिंग इनकम्प्लीट इन पास्ट. आई विश दैट यू वर राइट. आई विश्ड होने की ज़रूरत नहीं है. आई विश दैट यू विल बी राइट, होगे वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर. आई मे विश, इसकी ज़रूरत नहीं है. जब आप विश करते हैं मे लगा करके, तो ऐसे नहीं यूज़ करते, सिंपल करते हैं आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में. मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव अ हैप्पी लाइफ. मे, तो मे का यूज़ तो उस ढंग से विश करने के लिए किया जाता है, तो डी तो ऐसे ही गलत हो गया. ठीक है. आई विश्ड, पास्ट में विश का किया नहीं जा रहा, अभी विश किया जा रहा है, तो विश वाला ऐसे गलत हो गया. अब दो बात हो गई, बी और सी का ऑप्शन. विश करना है फ्यूचर के लिए या क्या, सेंटेंस क्या है. अगर मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि काश तुम सही होते. काश जो आ जा रहा है ना, तो वो पास्ट में लेकर चला जा रहा है. आई विश दैट यू वर राइट. तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा. देखिए ऐसा है ना, 2 4 8 एग्ज़ाम्पल मेरे बता देने से आपका ये पूरा तैयार हो जाए, ये सही नहीं है. ऐसा नहीं है, मैं केवल आपको रास्ता बता रहा हूँ आपको कैसे तैयारी करनी है. बाकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आपका आइडिया बढ़ता जाएगा. और दूसरा तरीका ये है कि अच्छी किताबों को जो है आप कंसल्ट करो, उससे एक्सरसाइजेस करो, तब उससे फ़ायदा होगा. एक तो किताब रेने मार्टिन बहुत खूबसूरत है, अच्छी है प्रैक्टिस के पर्पज़ से. इसका जो है सॉल्यूशन भी अवेलेबल है मार्केट में. एक अलग किताब आती है रेने मार्टिन की सॉल्यूशन वाली, उससे आप मैच करा सकते हो. दूसरी एक किताब जो आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छी हो सकती है, वो है अशोक कुमार सिंह की द मिरर ऑफ कॉमन एरर.
ठीक है। द मिरर ऑफ कॉमन एरर, अशोक कुमार सिंह। वो किताब भी मार्केट में मिल जाएगी आपको। किताब अगर आप न लेना चाहें तो उसका ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, उसी नाम से आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं ग्रामर की। बहुत ज़रूरी है, टीजीटी पीजीटी के लिए तो स्पेशली बहुत ज़रूरी है। बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप जानते हो कि इंग्लिश की क्या वैल्यू है। वैसे भी अब एसएससी सीजीएल भी आ गया है, तो सीएचएसएल का तो पहले आया ही हुआ है फॉर्म। खैर आगे, नहीं की थी हार्डली, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी होती है कि जब हार्डली वगैरह से सेंटेंस शुरू हो ना, तो बाद में व्हेन लगता है, ये कह सकते हैं कि ये कंजंक्शन वैसे हैं जो जोड़े में चलते हैं, पेयर में चलते हैं, तो हार्डली के बाद व्हेन ही आना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्या है, मतलब वही कि हम, हालांकि ये एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ तो इसमें है सेम, जैसे 30 सेकेंड वाला आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वही है ना। 30 सेकेंड का क्वेश्चन देखिए क्या है, आई विश, अगेन मैं विश कर रहा हूँ कि मैं राजा होता, तो क्या हो जाएगा, मेरे काश मैं राजा होता, तो काश जहाँ हो गया तो भाई आई विश आई वर द किंग, आई विश आई वर अ किंग। ठीक है, 30 सेकेंड तो ये हो गया। अब देखिए 30th क्या है, हार्डली रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्ट। हार्डली, तो हार्डली वाले में भी ठीक वैसे ही यूज़ होगा, हैड पहले आ जाता है। ठीक है, हार्डली शी हैड नहीं होगा, हार्डली हैड शी, याद रखिए। जैसे हो ना, था ना पीछे हमने पढ़ा था हैड से शुरू हो रहा था कंडीशनल वाला, वैसे ही जब हार्डली से होता है तो इसमें भी हैड पहले आ जाता है। तो अब यही देखिए डिफरेंस, देखिए 30th और 31st आपको कंफ्यूज करेगा दोनों, एक में हेड को बाद में आना है, एक में हेड को पहले आ जाना है। ठीक है, हार्डली से जब शुरू होगा तो हेड पहले आ जाएगा, हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आप पहले से कैसे बोल रहे हैं कि हैड आ जा रहा है, डिड क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंस, दोनों का दोनों सिंपल पास्ट में नहीं होगा, खास करके तब जब हम दो एक्शन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, तो उसमें बात करेंगे हम कौन सी चीज़, कौन सी घटना पहले हुई है। दोनों पास्ट के टेंस हैं, दोनों पास्ट के सेंटेंस हैं, उनमें से कौन पहले घटित हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो बाद में हो घटित हुआ रहेगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा। जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पहले मरीज मरा तो डाइड पहले हो गया, हैड डाइड, है ना। उसी तरह से यहाँ क्या है, हार्डली हैड शी रीच्ड होम हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। क्यों, अभी पहुँचे ही थी कि बारिश शुरू हो गई, लेकिन काम पहले कौन सा हुआ, पहुँचने का काम पहले हुआ, तो वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, सिंपल सी बात है। तो हार्डली हैड शी हैड होगा नहीं, मैंने बताया आपको, शी हैड इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। कन्फ्यूज़न यही दोनों में हो सकता है आपको, हैड शी और शी हैड में, देखिए ऑप्शन में लगाया भी हुआ है, तो आप क्या करोगे, हैड शी करोगे आप, डिड शी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैंने बता दिया। तो यहाँ पर हार्डली हैड शी, क्लियर है। अब देखो आप अगला सेंटेंस, द बॉस वांटेड टू नो, जानना चाहते थे, हाउ आई हैड डन द जॉब, दैट हाउ हैड आई डन द, तो अब दैट हाउ हैड आई की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। पहली बात तो ये है, दैट हाउ करके जब कोई सेंटेंस आएगा तो उसके बाद सिंपल वाला फ्रेम चलता है, उसके बाद हाउ आई हैड ऐसा करके नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने वो किया जो तुमने कहा था, आई डिड वॉट यू टोल्ड मी, आई डिड वॉट यू टोल्ड मी, ये नहीं करेंगे कि आई डिड वॉट यू डिड टेल मी, नहीं कि वॉट आ गया तो यू डिड हो जाएगा या डिड यू टेल मी, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर हाउ जो है ना, ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन यू कैन से, कैसे, या कह सकते हो आपकी इट्स एन एडवर्ब। ठीक है, द बॉस वांटेड टू नो हाउ, ठीक है, कैसे, कैसे किया,
या जैसे किया। क्वेश्चन से लग रहा है कि कैसे किया, लेकिन सेंटेंस कैसा है, बॉस जानना चाहते थे कि मैंने काम कैसे किया। तो ये क्या सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव लग रहा है? नहीं है। ठीक है, तो हाउ आई हैड डन, सिंपली हाउ आई हैड डन, हाउ हैड आई तो होगा नहीं, और वुड आई हैव की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इन दो में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो हाउ आई हैड डन द जॉब होगा। क्लियर है? और ये 30 सेकेंड फिर से वो वही आ गया जो मैं बताया था, आई विश आई वर द किंग। यहाँ एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा, देखिए ऐसा होता है, अभी आपने देखा कि पहले जो क्वेश्चन थे वो 11-12 के लगभग थे, है ना, 11, 12, 13, 14 थे, और फिर बीच में दूसरे क्वेश्चंस आएंगे, बीच में कॉम्प्रहेंशन दिया हुआ था, फिर ये क्वेश्चन आ गया अगेन। देखिए जैसे वहाँ एक नॉर्मल तरीका सोचने का होता है हमारा, कि हमें लग रहा है कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया तो अभी ये आगे नहीं आएगा। हालांकि ऑफलाइन एग्ज़ाम में फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन पेपर पूरा आपके सामने है, आप चाहे तो पूरा एक बार क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है। लेकिन ऑनलाइन में ये सुविधा नहीं मिल पाते जनरली, स्पेशली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा दिल्ली पीजीटी के समय। उस समय ऑनलाइन एग्ज़ाम देना था और 20-20 क्वेश्चंस का सेट था उसमें, और एक तरह से वो ये था कि 20 क्वेश्चंस थे तो उन 20 को अटेम्प्ट करना था, लॉक करना था, फिर आगे बढ़ना था। तो उसमें दिक्कत ये थी कि बिना लॉक किए आप आगे बढ़ नहीं सकते, और बिना लॉक किए आपको आगे का दिखेगा नहीं। लॉक करने का मतलब फिर से आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो 20 क्वेश्चंस अगर आपके सामने हैं तो बाय द वे उसमें आपको केवल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं कि यार आगे का क्वेश्चन पता नहीं कैसा आएगा, अटेम्प्ट करें कि नहीं करें, छोड़ दें, बाद में हो सकता है इससे भी टफ मिले, तब तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, वो भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसमें एक बात ये भी आती है, कई बार ऐसा होता है कि आप गलतफहमी में रहते हैं, एक सेट आया जिसमें सारे के सारे पैसिव आ गए, या लगातार 2 सेट आ गए जिसमें पैसिव आ गए, तो आपको लगेगा कि हाँ बस पैसिव ख़त्म यहाँ पर, फिर अगला सेट जो है वो शुरू हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो आप अलग माहौल में चले गए। मेंटली आप प्रिपेयर रहते हो उसके लिए, करते हैं आप खुद को, फिर अचानक से फिर अचानक से जो है पैसिव एक्टिव पूछना शुरू कर देगा, तो उस समय दिमाग जो है थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो यहाँ मेरी एक सलाह ये है कि चाहे आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दें, चाहे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दें, खुद को तैयार रखें। ये बिल्कुल मान कर न चलें, एज्यूम करके न चलें कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ दे दिया तो आगे नहीं देगा। जैसे ज़िंदगी में आपको तैयार रहना होता है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक उसी तरह से एग्ज़ाम के लिए भी आपको तैयार रहना होगा, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा यार, हमको क्या पता था कि आगे भी ये चीज़ आ जाएगी। क्या आपका ये डिफेंस मैकेनिज्म आपको क्वालिफाई करा देगा? क्या ये आपके फेलियर की गारंटी लेगा कि हाँ आप फेल हुए तो उसका रीज़न ये था, बोल्ड अक्षरों में न्यूज़पेपर में छपेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सक्सेस नहीं पाते, आप क्वालिफाई नहीं करते, तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया। एग्ज़ाम का मतलब भी तो यही होता है ना, कि आप मेंटली प्रिपेयर रखें खुद को हर तरह के क्वेश्चंस के लिए, हर तरह के सिचुएशन के लिए। बात समझ में आ रही है? और वैसे भी कंपटीशन टफ होता जा रहा है दिन पर दिन, तो उसको टफ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, एलिमिनेट करने के लिए लोगों को। और जो इन चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, या उसको उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते, वो बाहर हो जाते हैं। ठीक वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कहा जाता है, बहुत बड़ा रूल है, जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा। तो सबसे फिट बनने की कोशिश करें, और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। और मेंटली प्रिपेयर होने के लिए आपको ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स कवर करने हैं वो पहले से अगर आप कवर किए रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो कोई पहले पूछे कोई बाद में पूछे, क्या फ़र्क पड़ता है? टेबल आपसे पूछी जाए, पहाड़ा पूछा जाए, आपसे 20 से शुरू किया जाए या 2 से शुरू किया जाए, या बीच में 12-13 से शुरू कर दिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है अगर पूरी आपकी तैयारी रहेगी तो ऐसे एक्सक्यूज़ेस न बनाएं, ढंग से तैयारी करें, पढ़ाई करें, खूब सेट सॉल्व करें। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।